उसने बस एक बैटरी को मशीन के कनेक्शन में लगाया और उसके सामने पड़ा आधा शव अचानक हिलने लगा। ऐसा लगा मानो वह फिर से जिंदा हो गया हो। वैज्ञानिक विक्टर गर्व से सबको बताता है कि यह उसकी कई दशकों की मेहनत का नतीजा है। कमरे में मौजूद बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं, लेकिन जब विक्टर बताता है कि यह शरीर अलग अलग शवों के अंगों को जोड़कर बनाया गया है और फिर बिजली की भयानक ताकत से इसमें जीवन जगाने की कोशिश की गई है, तो माहौल बदल जाता है। लोगों को यकीन नहीं होता। उनका कहना था कि यह कोई पुनर्जन्म नहीं बल्कि सिर्फ बिजली के झटके से मांसपेशियों की प्रतिक्रिया है। चारों तरफ सवाल उठने लगते हैं। तभी विक्टर बिना कुछ कहे एक बड़े डॉक्टर के हाथ से सेब छीन लेता है, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था। विक्टर उस शरीर को एक नया आदेश देता है और अगले ही पल जो होता है उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह सचमुच चिकित्सा विज्ञान का चमत्कार लग रहा था, लेकिन वहाँ मौजूद पुराने विचारों वाले वैज्ञानिक भड़क उठते हैं। वे गुस्से में चिल्लाने लगते हैं कि यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। विक्टर भी तमतमा जाता है। वह कहता है, सिर्फ बड़े बड़े पद और डिग्रियां होने से कोई भगवान का प्रतिनिधि नहीं बन जाता। अगर नई खोजों से डरोगे तो विज्ञान कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इतना कहकर वह मशीन की बिजली काट देता है और जो शरीर कुछ पल पहले जिंदा दिखाई दे रहा था वह फिर से निर्जीव होकर गिर पड़ता है। पूरा हॉल शोर से भर जाता है, लेकिन भीड़ के बीच खड़ा एक आदमी चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसका नाम था हॉलैंड। वह हथियारों का बड़ा व्यापारी था और विक्टर के शोध से बेहद प्रभावित हो चुका था। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि कार्यक्रम खत्म होते ही वह विक्टर के पीछे पीछे चल पड़ा। बातचीत के दौरान पता चला कि दोनों परिवारों के बीच एक रिश्ता बनने वाला है। हॉलैंड ने विक्टर को उसके छोटे भाई विलियम का पत्र दिखाया। असल में विलियम जल्द ही शादी करने वाला था और जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी वह हॉलैंड की सगी भतीजी थी। रिश्तेदारी की बात निकलते ही दोनों के बीच की दूरी काफी कम हो गई। हॉलैंड ने बताया कि वह पहले सेना में डॉक्टर रह चुका है। वह विक्टर के प्रयोगों पर पूरा भरोसा करता है और उसकी मदद के लिए पैसा, उपकरण और हर तरह का संसाधन देने को तैयार है। यह सुनकर विक्टर के चेहरे पर राहत दिखाई देती है। वह स्वीकार करता है कि सुनवाई के दौरान वह सिर्फ ऊपर से आत्मविश्वास दिखा रहा था। सच्चाई यह थी कि जिस शरीर को उसने जिंदा किया था वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। ऊपर से देखने पर समस्या खून के सही ढंग से न बह पाने की लगती थी, लेकिन असली वजह कुछ और थी। कुछ ही समय बाद शरीर की पूरी व्यवस्था टूट जाती थी और वह फिर से मर जाता था। हॉलैंड मुस्कुराता है और कहता है कि शायद उसके पास इस समस्या का समाधान है। फिर वह एक काले कपड़े को हटाता है। उसके नीचे रखी चीज देखकर विक्टर की सांसें थम जाती हैं। वह एक बेहद दुर्लभ और जटिल मानव लस्सी का तंत्र था जिसे हासिल करने के लिए हॉलैंड ने भारी धन, प्रभाव और वर्षों की मेहनत लगाई थी। इस तरह का तंत्र बनाना लगभग असंभव माना जाता था। विक्टर उसे ध्यान से देखता है और पूरी तरह मोहित हो जाता है। अब उसे समझ आने लगता है कि असली समस्या सिर्फ खून का प्रवाह नहीं थी। शरीर के भीतर मौजूद लस्सी का तंत्र टूट जाता था और नया शरीर अंगों को स्वीकार नहीं कर पाता था। यही उसकी असफलता की जड़ थी। अगर यह तंत्र सही तरीके से काम करे तो शायद पहली बार किसी मृत शरीर को सचमुच जीवन दिया जा सकता था। विक्टर के भीतर उम्मीद की एक नई चिंगारी जल उठती है, लेकिन वह जानता था कि दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी मदद बिना किसी कारण नहीं करता। इसलिए वह हॉलैंड से पूछता है, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? हॉलैंड हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, सत्य की खोज और इंसानी सीमाओं को पार करने का सपना। विक्टर किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करता था, लेकिन अपने प्रयोग को सफल बनाने की उसकी चाहत उससे भी बड़ी थी। आखिरकार वह हॉलैंड का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही फैसला आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। अगले दिन हॉलैंड की व्यवस्था के तहत विक्टर को शहर से दूर एक सुनसान इलाके में ले जाया जाता है। वहाँ एक विशाल लेकिन कई वर्षों से वीरान पड़ी हवेली खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई पड़ोसी न कोई दखल देने वाला। खतरनाक प्रयोगों के लिए यह जगह बिल्कुल सही थी। हॉलैंड ने उस पूरी हवेली को खरीद लिया था और अब वही जगह। अब जब प्रयोगशाला तैयार हो चुकी थी तो बारी थी जरूरी उपकरणों की। विक्टर ने हॉलैंड के सामने अपनी मांगों की एक लंबी सूची रखी। उसे शुद्ध चांदी से बनी एक विशेष बिजली आकर्षित करने वाली छड़ चाहिए थी जिसकी लंबाई बिल्कुल उसकी गणनाओं के अनुसार हो। इसके अलावा उसे 4 बेहद शक्तिशाली बैटरियां भी चाहिए थी। हॉलैंड ने बिना कोई सवाल किए सारी मांगे मान ली। अब जगह भी तैयार थी और उपकरण भी। बस एक चीज की कमी थी, सही शरीर। विक्टर जानता था कि अगर प्रयोग सफल करना है तो उसे सबसे अच्छे नमूने की जरूरत होगी। वह जेलों और फांसी के मैदानों तक पहुंच गया। वहां से उसने हाल ही में मरे कुछ अपराधियों के शव हासिल किए और तुरंत अपने शोध में जुट गया। लगभग 2.5 महीने की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक बड़ी सफलता मिली। जिस समस्या ने उसे वर्षों तक परेशान किया था उसका समाधान अब उसके सामने था। विक्टर खुशी से झूम उठा। उसे महसूस हुआ कि वह अपने सपने के पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच चुका है, लेकिन अभी रुकना नहीं था। उसे और प्रयोग करने थे। उसी दौरान एक भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। युद्ध भूमि सैनिकों के शवों से भरी पड़ी थी। विक्टर के लिए यह मौका था। वह अलग अलग जगहों पर घूमकर ऐसे शव ढूंढने लगा जिनके अंग अभी भी अच्छी हालत में हो। जो भी हिस्सा उसे सबसे बेहतर लगता वह उसे अपने साथ ले आता। धीरे धीरे उसने शरीर के अलग अलग हिस्से इकट्ठा कर लिए, फिर अपनी
अद्भुत सर्जरी कला का इस्तेमाल करते हुए वह उन सभी हिस्सों को जोड़ने लगा। एक एक टांका बेहद सावधानी से लगाया गया। हर नस, हर मांसपेशी और हर जोड़ को बड़ी बारीकी से जोड़ा गया। इस पूरे काम के दौरान हॉलैंड लगातार उसके साथ रहा। वह हर छोटी बड़ी बात लिखता जा रहा था, मानो वह इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग दर्ज कर रहा हो। कई दिनों की अथक मेहनत के बाद आखिरकार वह विशाल शरीर तैयार हो गया। अब सब कुछ तैयार था, बस एक चीज का इंतजार था, आसमान से गिरने वाली बिजली। विक्टर को विश्वास था कि अगर वह प्रकृति की इस अपार शक्ति को अपने प्रयोग में इस्तेमाल कर पाया तो मृत शरीर में फिर से जीवन की चिंगारी जग सकती है। और तभी जैसे किस्मत खुद उसका साथ देने लगी हो, आसमान अचानक काले बादलों से भर गया। तेज हवाएं चलने लगी। कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजलियां आसमान को चीरती हुई चमकने लगी। विक्टर की आंखों में उत्साह चमक उठा। वह तुरंत अपने उपकरणों की अंतिम जांच करने लगा। हर कोण, हर तार और हर मशीन को दोबारा ठीक किया गया ताकि बिजली ठीक उसी जगह गिरे जहां वह चाहता था। अब बस बिजली आकर्षित करने वाली छड़ को अंतिम स्थान पर लगाना बाकी था। उसके बाद सिर्फ इंतजार करना था उस चमत्कार का जिसका सपना उसने पूरी जिंदगी देखा था। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। इतने महत्वपूर्ण समय पर हॉलैंड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पिछले 2 दिनों से भी वह बहुत कम नजर आ रहा था। विक्टर को यह बात पहले ही अजीब लग रही थी। आखिर वह उसे ढूंढने के लिए पूरे महल में भटकने लगा और जब आखिरकार उसे हॉलैंड मिला तो विक्टर कुछ पल के लिए उसे पहचान ही नहीं पाया। उसके सामने खड़ा आदमी पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका चेहरा बुरी तरह पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की सारी ताकत किसी ने खींच ली हो। उसके घने काले बाल लगभग गायब हो चुके थे। सिर पर जगह जगह लाल घाव और सूजन दिखाई दे रही थी। पूरा शरीर बीमारी से टूटा हुआ लग रहा था। हॉलैंड की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वह किसी गंभीर और जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह धीमी आवाज में बोला, मैं अब जिंदगी और मौत के बीच फंस चुका हूँ। हर दिन ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर अंदर से टूट रहा हो। यह बीमारी मेरी हड्डियों तक को खा रही है। मेरे शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां दर्द न हो। ये कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगी और तभी विक्टर को एहसास हुआ कि शायद हॉलैंड की मदद के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। हॉलैंड दर्द से तड़पते हुए विक्टर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह मौत को अपने करीब महसूस कर चुका था। कांपती आवाज में वह बोला, मैं इस तरह मरना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। याद है तुमने कहा था कि कभी जरूरत पड़े तो एक एहसान मांग सकता हूँ। आज मैं वही एहसान मांग रहा हूँ। ये सुनकर विक्टर सन्न रह गया। अब उसे समझ आया कि हॉलैंड शुरू से क्या चाहता था। इतनी मदद, इतना पैसा और इतनी सुविधाएं, इन सब के पीछे उसका असली मकसद खुद को मौत से बचाना था। विक्टर ने गहरी सांस ली और उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, मेरा प्रयोग अभी पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। इसमें अब भी बहुत सारे खतरे हैं। अगर तुम्हारे दिमाग को नए शरीर में लगाने की कोशिश की गई तो क्या होगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। बेहतर होगा कि हम अगला शरीर तैयार होने तक इंतजार करें। लेकिन हॉलैंड के पास इंतजार करने का समय नहीं था। उसकी हालत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। वह जानता था कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो जल्द ही उसकी मौत तय है। विक्टर उसकी बातों से बचना चाहता था। उसे अभी अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग पर ध्यान देना था। वह तुरंत बिजली आकर्षित करने वाली छड़ लेकर महल की छत पर चढ़ गया और अंतिम तैयारियों में जुट गया। लेकिन हॉलैंड फिर भी उसके पीछे आ पहुंचा। वह बार बार विनती करता रहा, कृपया मुझे बचा लो, मैं इतनी कम उम्र में मरना नहीं चाहता। उसकी आवाज में बेबसी थी। लेकिन विक्टर जानता था कि बीमारी अब उसके दिमाग तक पहुंच चुकी है। अगर उसने हॉलैंड पर प्रयोग किया और वह असफल रहा तो उसकी वर्षों की मेहनत और पूरा शोध हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता था। फिर भी हॉलैंड उम्मीद नहीं छोड़ रहा था। वह चिल्लाकर बोला, तुमने तो कटे फटे शवों को हिलाना शुरू कर दिया था, तो फिर एक जिंदा इंसान को क्यों नहीं बचा सकते? जब विक्टर ने उसकी बात नहीं मानी तो हॉलैंड ने गुस्से में आकर बिजली वाली छड़ का एक हिस्सा पकड़ लिया। वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। शायद वह विक्टर को मजबूर करना चाहता था, लेकिन विक्टर भी समझदार था। एक स्वस्थ आदमी होने के नाते वह बीमार और कमजोर हॉलैंड से कहीं ज्यादा ताकतवर था। वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और छड़ छीनने की कोशिश करने लगा। बारिश तेज हो चुकी थी। छत फिसलन से भरी हुई थी। दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी और फिर एक भयानक हादसा हो गया। हॉलैंड का संतुलन बिगड़ गया। वह छत के किनारे से नीचे की ओर लुढ़क गया। एक पल के लिए विक्टर ने उसे पकड़ने की कोशिश की। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हॉलैंड उसकी पकड़ से छूट गया। अगले ही पल वह नीचे जा गिरा। जमीन पर गिरते ही उसके शरीर की कई हड्डियां बुरी तरह टूट गईं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। वह मर चुका था। विक्टर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन आसमान में लगातार गरजती बिजली ने उसे फिर से उसके मिशन की याद दिला दी। इतने वर्षों की मेहनत दांव पर लगी थी। उसने खुद को संभाला और भागकर बाकी उपकरण लगाने लगा। समय बहुत कम था। आंधी और तूफान हर पल और भी खतरनाक होते जा रहे थे। आखिरकार सारी तैयारियां पूरी हो गईं।
विक्टर ने कांपते हाथों से मशीन का स्विच चालू किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि आज उसका सपना सच हो जाए। तभी आसमान को चीरती हुई एक भयंकर बिजली नीचे गिरी। पूरा महल रोशनी से जगमगा उठा। मशीनों में चिंगारियां दौड़ने लगी। चारों तरफ बिजली की गर्जना गूंज उठी। उपकरणों ने सफलतापूर्वक ऊर्जा जमा कर ली थी। फिर वह सारी शक्ति प्रयोग वाले शरीर में भेजी जाने लगी। तेज विद्युत प्रवाह के झटकों से शरीर कांप उठा और तभी उसका दिल हल्का सा धड़कने लगा। विक्टर की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि आखिरकार वह सफल हो गया। वर्षों का सपना पूरा होने वाला था। वह खुशी से लगभग पागल हो चुका था। लेकिन जब उसने शरीर को सीधा करके मेज पर लिटाया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शरीर फिर भी बिल्कुल शांत पड़ा था। न कोई हरकत, न कोई सांस, न कोई प्रतिक्रिया, जैसे उसमें अब भी जीवन की एक भी चिंगारी मौजूद न हो। विक्टर की सारी उम्मीदें टूटने लगीं। वह घबराकर शरीर के सीने पर झुक गया। उसने कान दिल के पास लगाया और बेचैनी से सुनने लगा कि क्या सचमुच उसके सबसे बड़े सपने की मौत अभी अभी उसके सामने हो गई है। विक्टर ने कान लगाकर ध्यान से सुना, लेकिन अंदर सिर्फ सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जैसे वहां कभी जीवन था ही नहीं। उसका दिल टूट गया। गुस्से और निराशा में उसने मेज पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। वह चीखते हुए बोला, क्यों? आखिर क्यों? मैंने सब कुछ सही किया था, फिर भी यह असफल कैसे हो गया? लेकिन उसकी चीखों का कोई जवाब नहीं मिला। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई हरकत नहीं हुई। प्रयोग वाला शरीर वैसे ही निर्जीव पड़ा रहा। विक्टर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वर्षों की मेहनत, अनगिनत कुर्बानियां और उसके सारे सपने एक पल में टूटते हुए दिखाई दे रहे थे। थका हारा और पूरी तरह टूटा हुआ वह अपने बिस्तर पर जा गिरा। उसकी नजर कमरे में रखी उस देवदूत की मूर्ति पर पड़ी जिसे वह अपना रक्षक मानता था। गुस्से में वह बड़बड़ाने लगा, तुम भी झूठे निकले। अगर सच में मेरी रक्षा करते तो मेरा प्रयोग सफल हो जाता। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। लेकिन रात में उसने एक अजीब और डरावना सपना देखा। ऐसा लगा जैसे वही देवदूत उससे जवाब मांग रहा हो। विक्टर घबराकर अचानक जाग उठा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वह अभी खुद को संभाल ही रहा था कि उसकी नजर सामने गई और उसका दिल जैसे रुक गया, क्योंकि उसके सामने जो दृश्य था उस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। वह शरीर जो कल तक बिल्कुल मृत पड़ा था, आज उसके बिस्तर के सामने खड़ा था, जिंदा। विक्टर कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डरते हुए उसने हाथ से पीछे हटने का इशारा किया और अगले ही पल उस शरीर ने भी बिल्कुल वही हरकत दोहराई। वह उसकी नकल कर रहा था। यह देखकर विक्टर की आंखें चमक उठीं। अब उसे यकीन होने लगा कि उसका प्रयोग सचमुच सफल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, उस जीव में किसी तरह की दुश्मनी दिखाई नहीं दे रही थी। विक्टर धीरे धीरे उसके करीब गया। वह पर्दे हटाकर उसे अच्छी तरह देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी अंदर आई वह जीव घबरा गया। वह रोशनी से डर रहा था। विक्टर ने तुरंत उसे शांत किया। उसने प्यार से समझाया कि धूप कोई खतरा नहीं है। फिर उसने उसके हाथ फैलवाए और उसे सूरज की गर्माहट महसूस करवाई। धीरे धीरे वह शांत हो गया। इसके बाद विक्टर ने उसे बोलना सिखाने की कोशिश शुरू की। सबसे पहले उसने अपना नाम सिखाया। हैरानी की बात यह थी कि वह जीव बहुत तेजी से सीख रहा था। वह ध्यान से हर चीज देखता और उसकी नकल करने की कोशिश करता। विक्टर उत्साह से भर उठा। वह उसके सीने के पास गया और धड़कते दिल की आवाज सुनी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सचमुच एक नया जीवन बना दिया है। उसने वह कर दिखाया था जिसे दुनिया असंभव मानती थी। लेकिन जहां लगता था कि अब दोनों खुशी से रहने वाले हैं, वहीं कहानी अचानक एक अलग मोड़ ले लेती है। विक्टर उस जीव को लेकर महल के तहखाने में चला जाता है और वहां पहुंचकर उसके हाथों में भारी जंजीरें डाल देता है। फिर सख्त आवाज में कहता है, यहीं रहना, बाहर मत आना। इतना कहकर वह उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। उस जीव को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अभी कुछ देर पहले तक उसे अपनापन मिल रहा था और अब उसे कैद कर दिया गया था। जंजीरों में बंधे रहना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वह आसपास की चीजों को उत्सुकता से देखने लगा। पास में जमा पानी देखकर वह बच्चे की तरह खुश हो गया। वह हर नई चीज को पहली बार देख रहा था। उसके लिए दुनिया का हर दृश्य एक नया चमत्कार था। विक्टर भी यह बात समझ चुका था। वह जीव किसी राक्षस की तरह नहीं, बल्कि एक मासूम बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था। उसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन समस्या यह थी कि विक्टर खुद भी नहीं जानता था कि अब आगे क्या करना है। पिछले कई वर्षों से उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मृत शरीर में जीवन लाना। और अब जब वह लक्ष्य पूरा हो चुका था, तब उसे एहसास हुआ कि उसने कभी यह सोचा ही नहीं कि उसके बाद क्या होगा। उसने जीवन तो बना दिया था, लेकिन उस जीवन का उद्देश्य क्या होगा, यह उसे खुद नहीं पता था। आने वाले दिनों में वह उसी उलझन में फंसा रहा। वह जीव को तहखाने में बंद रखता और दिन रात उसे बोलना सिखाने की कोशिश करता, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं निकला। उसका शरीर लगातार मजबूत होता जा रहा था। उसकी ताकत हर दिन बढ़ रही थी, लेकिन कई दिनों की मेहनत के
बाद भी वह मुश्किल से विक्टर का नाम ही बोल पाता था। यह बात विक्टर को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह रातों को ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उस जीव को किसी भी चीज के खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। एक दिन उसकी नजर एक तेज धार वाले उस्तरे पर पड़ी। वह उसे खिलौने की तरह उठाकर देखने लगा। विक्टर कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने उस्तरे की धार अपने हाथ पर चला ली। हाथ से खून बहने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। वह उस्तरे को छोड़ने के बजाय और भी उत्सुकता से देखने लगा। खून टपक रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सी जिज्ञासा थी। विक्टर का सिर घूम गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतना बड़ा प्रयोग करके आखिर बनाया क्या है। गुस्से में वह चिल्लाया, तुम सच में बहुत बड़े मूर्ख हो। लेकिन जीव को उसकी बात समझ नहीं आई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर अपने खून से सने हाथ से विक्टर के चेहरे को छू लिया, जैसे कोई बच्चा किसी उदास इंसान को चुप कराने की कोशिश कर रहा हो। विक्टर का गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगा जैसे वह किसी जिद्दी बच्चे को संभाल रहा हो। वह जल्दी से उसके घाव पर पट्टी बांधने लगा। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली बात हुई। कुछ ही सेकंड में घाव अपने आप भरने लगा। खून बहना बंद हो गया और थोड़ी देर बाद तो निशान भी लगभग गायब हो गया। विक्टर स्तब्ध रह गया। इतनी तेजी से घाव भरना सामान्य बात नहीं थी। उसने ध्यान से जीव की तरफ देखा। तभी वह जीव दांत दिखाकर अजीब सा चेहरा बनाने लगा। पहले तो विक्टर कुछ समझ नहीं पाया, फिर उसे एहसास हुआ कि वह उसकी नकल कर रहा है। जिस तरह कुछ देर पहले विक्टर गुस्से में दिख रहा था, वही भाव वह अपने चेहरे पर बनाने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब साफ था, वह सिर्फ हरकतें ही नहीं सीख रहा था, वह लोगों के भाव और व्यवहार भी समझने लगा था। लेकिन अगर वह इतना समझदार था तो फिर वह अब तक सिर्फ विक्टर शब्द ही क्यों बोल पाता था? यही सवाल विक्टर को अंदर से परेशान कर रहा था। उसने घंटों उसे समझाने की कोशिश की, लगातार बातें करता रहा, नई चीजें सिखाता रहा, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला। जीव चुपचाप उसे देखता रहता। आखिरकार विक्टर का धैर्य जवाब दे गया। गुस्से में उसने उसे डांटना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंजने लगी। लेकिन जीव डर कर एक कोने में सिमट गया। वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसे समझ आ गया हो कि सामने वाला इंसान उससे नाराज है। ये देखकर भी विक्टर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह झल्लाकर जंजीरों को हिलाने लगा। तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। विक्टर तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ा। बाहर पहुंचकर उसने देखा कि उसका छोटा भाई विलियम और उसकी पत्नी एलिजाबेथ उससे मिलने आए हैं। विक्टर ने जल्दी से खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की और दोनों का स्वागत किया। कुछ देर बातचीत के बाद एलिजाबेथ ने पूछा, अंकल हॉलैंड कहाँ है? ये सवाल सुनते ही विक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सच्चाई नहीं बता सकता था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। उसने कहा कि हॉलैंड की तबीयत खराब है और वह इलाज के लिए बाहर गया हुआ है। कुछ पल के लिए माहौल अजीब हो गया। विक्टर ने तुरंत बात बदल दी और दोनों को ऊपर चाय पीने चलने के लिए कहा। विलियम उसके साथ ऊपर चला गया, लेकिन एलिजाबेथ का ध्यान कहीं और चला गया। उसे नीचे तहखाने की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। जिज्ञासा में वह उन आवाजों का पीछा करते हुए नीचे पहुंच गई और वहां जो उसने देखा उसे देखकर कोई भी डर सकता था। एक विशालकाय अजीब शरीर जिसके पूरे शरीर पर टांकों के निशान थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एलिजाबेथ डरी नहीं। वह धीरे धीरे उसके पास गई। उसने उसके चेहरे की तरफ देखा, उसकी आंखों में झांका और उसे वहां कोई क्रूरता दिखाई नहीं दी, सिर्फ मासूमियत, सिर्फ उलझन, सिर्फ अकेलापन। वह धीरे से उसके पास बैठ गई और उसके हाथ को छू लिया। जीव ने भी कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में पहली बार अपनापन झलक रहा था। एलिजाबेथ समझ गई कि यह कोई राक्षस नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। फिर उसके मन में एक सवाल उठा, अगर यह जीव इतना शांत और मासूम है तो इसे इस अंधेरे, गीले और उदास तहखाने में जंजीरों से बांधकर क्यों रखा गया है? जब उसने यह सवाल विक्टर से पूछा तो विक्टर के पास सच्चाई छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसे मजबूर होकर अपने पूरे प्रयोग की कहानी सुनानी पड़ी। उधर रात के समय वह जीव अपनी छोटी सी दुनिया में अकेला रहता था। एक रात उसने देखा कि पास बह रहा पानी लगातार चल रहा है। उसे यह बहुत दिलचस्प लगा। उसने एक पत्ता उठाया और पानी पर रख दिया, फिर उस पत्ते को बहते हुए देखने लगा। एलिजाबेथ कई दिनों तक उस जीव को देखती रही। जितना वह उसे समझने की कोशिश करती उतना ही उसे उस पर तरस आने लगता। उसकी नजर में वह कोई राक्षस नहीं था, वह तो बस एक मासूम बच्चा था जिसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर उसे प्यार और सही मार्गदर्शन मिले तो वह सामान्य इंसानों की तरह जीना सीख सकता है। एक दिन उसने उसे अपना नाम सिखाने की कोशिश की। वह बार बार बोली, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, लेकिन जीव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वह बस उसे देखता रहा, जैसे शब्द अभी भी उसकी समझ से बाहर हो। रात काफी हो चुकी थी। आखिरकार एलिजाबेथ को अपने कमरे में लौटना पड़ा, लेकिन रास्ते में विक्टर ने उसे रोक लिया। उसका चेहरा गंभीर था। वह बोला, आगे से उस जीव के पास मत जाना, वह मूर्ख है। मैंने उसे न जाने कितनी बातें सिखाई, लेकिन वह अब भी सिर्फ मेरा नाम ही बोल पाता है। एलिजाबेथ ने धीरे से सिर हिलाया, फिर बोली, मुझे नहीं लगता कि बात इतनी सरल है। उसकी भावनाएं बहुत साफ और सच्ची हैं। शायद विक्टर शब्द उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं है। शायद तुम उसकी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को सबसे पहले पहचानता है, वैसे ही वह तुम्हें पहचानता है। विक्टर यह सुनकर हंस पड़ा। उसे यह बात बिल्कुल बेतुकी लगी, लेकिन फिर अचानक बातचीत का रुख बदल गया। विक्टर के मन में वर्षों
से दबे हुए भाव बाहर आने लगे। उसने एलिजाबेथ से पूछा, और मेरे बारे में क्या तुमने कभी सोचा कि मैं कैसा महसूस करता हूँ? मैं इतना दर्द सह रहा हूँ, फिर भी तुम उसे देख रही हो, मुझे नहीं। एलिजाबेथ यह सुनकर चुप हो गई। अब साफ हो चुका था कि विक्टर के दिल में उसके लिए भावनाएं थी, लेकिन एलिजाबेथ उसके छोटे भाई विलियम की पत्नी थी, इसलिए यह स्थिति बेहद असहज और गलत थी। एलिजाबेथ ने बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझा। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। उसे जाते हुए देखकर विक्टर के भीतर का गुस्सा और बढ़ गया। वह अपनी नाकामियों, अकेलेपन और जलन से भरा हुआ था और उसका सारा गुस्सा अब उसी जीव पर निकलने वाला था। वह तहखाने में पहुंचा। उसके हाथ में लोहे की एक भारी छड़ थी। वह जीव के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। विक्टर जानना चाहता था कि क्या उस जीव को दर्द महसूस होता है, क्या उसके अंदर सचमुच भावनाएं हैं, या वह सिर्फ मांस और हड्डियों का एक चलता फिरता ढांचा है। लेकिन जो हुआ उसने विक्टर को चौंका दिया। जब उसने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो जीव की आंखों में पहली बार गुस्सा दिखाई दिया। वह डर ही नहीं रहा था, वह नाराज भी हो रहा था। उसके भीतर भावनाएं थी और यही बात विक्टर को सबसे ज्यादा डरा गई। अब उसे महसूस होने लगा कि यह जीव सिर्फ उसकी बनाई हुई चीज नहीं रहा, वह अपने विचार और भावनाएं विकसित कर रहा था। अगर ऐसा चलता रहा तो शायद एक दिन वह उसके नियंत्रण से बाहर हो सकता था। ये सोचकर विक्टर के मन में डर बैठ गया। कुछ दिनों बाद उसने अपने भाई विलियम को बुलाया। वह बेहद गंभीर दिखाई दे रहा था। विक्टर ने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने एक भयानक राक्षस बना दिया है। फिर उसने विलियम को हॉलैंड का शव दिखाया, लेकिन उसने सच्चाई नहीं बताई। उसने झूठ बोल दिया कि हॉलैंड की मौत के पीछे वही जीव जिम्मेदार है। उसने पूरी घटना को अपने पक्ष में मोड़ दिया। विलियम यह सुनकर स्तब्ध रह गया। विक्टर ने आगे कहा, अगर उसे नहीं रोका गया तो वह और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम तुरंत एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं खुद इस समस्या का अंत करूंगा। आज ही उस जीव के साथ ये सब खत्म हो जाएगा। विलियम अपने बड़े भाई पर आंख बंद करके भरोसा करता था, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं पूछा। वह एलिजाबेथ को साथ लेकर महल छोड़ने की तैयारी करने लगा। कुछ ही समय बाद दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। अब पूरे महल में सिर्फ 2 ही प्राणी बचे थे, विक्टर और उसका बनाया हुआ जीव। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था। तहखाने में विक्टर चुपचाप घूम रहा था। उसके हाथ में तेल का कनस्तर था। वह हर तरफ ज्वलनशील तेल छिड़कने लगा, दीवारों पर, फर्श पर, लकड़ी के खंभों पर, हर जगह। उसके चेहरे पर एक खतरनाक दृढ़ता दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई अंतिम फैसला कर लिया है और उस फैसले का अंजाम महल के साथ साथ उस जीव की किस्मत भी हमेशा के लिए बदलने वाला था। विक्टर का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वह वहां से जाने ही वाला था कि तभी उस प्रयोग से बने इंसान ने अचानक एलिजाबेथ का नाम लिया। ये सुनकर विक्टर एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन फिर भी उसने अपने इरादे नहीं बदले। उसने चारों तरफ पेट्रोल छिड़कना जारी रखा और बिना देर किए जलती हुई माचिस फेंक दी। कुछ ही पलों में पूरा महल आग की लपटों में घिर गया। वह प्रयोग से बना इंसान आग में बुरी तरह जलने लगा और दर्द से भरी चीखें मारने लगा। वह बार बार सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा था, विक्टर। उधर विक्टर के मन में भावनाओं का तूफान चल रहा था। आखिर यह वही रचना थी जिसे बनाने में उसने अपनी आधी जिंदगी लगा दी थी। वह उसे यूं मरते हुए नहीं देख पा रहा था। आखिरकार उसने वापस महल में जाकर उसे बचाने का फैसला किया, लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हो गया। महल का मलबा गिरा और विक्टर की एक टांग बुरी तरह कुचल गई। वह दर्द से कराहता हुआ एक पत्थर के सहारे गिर पड़ा। इसी दौरान एलिजाबेथ को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ और वह जल्दी जल्दी वापस लौटी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ आग में घिरा वह इंसान मौत से लड़ रहा था। उसके अंदर जिंदा रहने की जबरदस्त इच्छा जाग उठी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अचानक उसके शरीर में असाधारण शक्ति फूट पड़ी। उसने खुद को जकड़े हुए लोहे की मोटी जंजीरों को तोड़ डाला और पास की पानी निकासी वाली सुरंग से भाग निकला। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया थी। चारों तरफ फैली विशाल दुनिया देखकर वह हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बाहर की दुनिया इतनी बड़ी और खूबसूरत होगी। अब उसके अंदर एक छोटे बच्चे जैसी जिज्ञासा जाग चुकी थी। रास्ते में जो भी नई चीज उसे दिखाई देती वह उसे छूकर और देखकर समझने की कोशिश करता। घूमते घूमते वह जंगल की गहराइयों में पहुंच गया। वहां उसने एक हिरण को पेड़ की पत्तियां खाते देखा। उसे लगा कि शायद यही खाना होता है, इसलिए उसने भी एक पत्ती तोड़कर चखी। और मजेदार बात तो यह थी कि वह काफी भोला भी था। खुद एक पत्ती खाने के बाद उसने प्यार से एक और पत्ती तोड़कर उस हिरण को खिलाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक जोरदार आवाज गूंजी। वह घबराकर पलटा। सामने एक शिकारी खड़ा था। शिकारी ने अपनी जिंदगी में ऐसा डरावना चेहरा कभी नहीं देखा था। उसे लगा जैसे उसके सामने कोई राक्षस खड़ा हो। उसने बिना कुछ सोचे सीधे गोली चला दी। गोली लगते ही वह इंसान घबरा गया और अपनी लंबी टांगों की मदद से तेजी से जंगल की ओर भाग निकला। काफी देर तक भागने के बाद वह आखिरकार शिकारी की पकड़ से बच गया। पहले की तरह उसके शरीर की चोटें भी बहुत तेजी से भरने लगी, लेकिन अब एक नई समस्या थी। यह जगह
उस अंधेरी तहखाने से भी ज्यादा ठंडी थी जहाँ वह पहले कैद था। ठंड से कांपते हुए उसकी नजर पास बने एक छोटे लकड़ी के घर पर पड़ी। वह चुपके से वहां पहुंचा और अस्तबल के एक कोने में जाकर छिप गया। अपने शरीर को जितना हो सकता था उतना सिकोड़ कर वह बैठ गया। थकान और ठंड की वजह से कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह कुछ लोगों की आवाज सुनकर उसकी नींद खुली। वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि यह उसी शिकारी का घर है जिसने कल उस पर गोली चलाई थी। यह देखकर वह बिल्कुल शांत हो गया और छिपकर सब कुछ देखने लगा। लेकिन खुशकिस्मती से उस परिवार में एक बेहद दयालु बुजुर्ग भी थे। बुजुर्ग की आंखों की रोशनी जा चुकी थी लेकिन उनकी सुनने की शक्ति काफी तेज थी। उन्हें शायद उसके वहां मौजूद होने का एहसास हो गया था। फिर भी उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। हर दिन वह बुजुर्ग अपनी पोती को पढ़ना लिखना सिखाते थे और यहीं से उस अनजान इंसान की जिंदगी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने वाली थी। वह प्रयोग से बना इंसान हमेशा अंधेरे में छिपकर बुजुर्ग को अपनी पोती को पढ़ाते हुए देखता रहता था। धीरे धीरे वह भी उनके साथ सीखने लगा। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और लगातार मेहनत के बाद वह पढ़ना लिखना सीख गया। अब वह पहले जैसा अनजान और अशिक्षित नहीं रहा था। बुजुर्ग की मदद का बदला चुकाने के लिए उसने एक दिन पहाड़ से ढेर सारी लकड़ियां काटी और चुपचाप लकड़ी के घर के दरवाजे पर रख दी। जब छोटी पोती ने यह देखा तो उसे यकीन हो गया कि दादाजी जिस रहस्यमयी जंगल के देवदूत की बात करते हैं वह सचमुच मौजूद है। वह खुशी खुशी उस अनदेखे मददगार का धन्यवाद करने लगी। ये सब देखकर प्रयोग से बना इंसान बेहद खुश हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि किसी की मदद करना कितनी खुशी देता है। इसके बाद वह हर दिन अपनी क्षमता के अनुसार उस परिवार की मदद करने लगा। कभी लकड़ियां लाता, कभी आसपास का काम कर देता और कभी जरूरत की चीजें छोड़ जाता। उधर बुजुर्ग भी उसकी मौजूदगी को महसूस करते थे। वे अक्सर घर के बाहर खाना और कपड़े रख देते ताकि उनका अनदेखा दोस्त भी आराम से रह सके। यही समय उस इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था। अपने जन्म के बाद पहली बार उसे अपनापन, दया और इंसानियत महसूस हो रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद अब उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही खुशियों से भरी रहेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक जंगली भेड़ियों के बड़े झुंड ने परिवार की भेड़ों पर हमला कर दिया। शिकारी और गांव वाले बंदूकें लेकर उन्हें भगाने पहुंचे लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। ज्यादातर भेड़ें मारी जा चुकी थीं। मजबूर होकर परिवार ने बची हुई भेड़ों को बेचकर शहर जाने का फैसला किया। यह सुनकर बुजुर्ग गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा अगर सब लोग चले गए तो वह रहस्यमयी दोस्त बिल्कुल अकेला हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने खुद गांव छोड़ने से इनकार कर दिया और अकेले उसी लकड़ी के घर में रहने का फैसला किया। यह सुनकर प्रयोग से बना इंसान भावुक हो गया। वह जानता था कि यह बुजुर्ग सचमुच एक नेक इंसान है। आखिर उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने पहली बार सामने आकर बुजुर्ग से मिलने का निश्चय किया। जब वह उनके सामने पहुंचा तो बुजुर्ग बिल्कुल नहीं डरे बल्कि उनके चेहरे पर खुशी छा गई। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यही वह रहस्यमयी मददगार है जो इतने दिनों से उनकी सहायता कर रहा था। उन्होंने उसे प्यार से अपने पास बैठाया, उसके साथ खाना खाया, बातें की और यहाँ तक कि अपने अच्छे पेय भी उसके साथ साझा किए। दोनों की दोस्ती बहुत जल्दी गहरी हो गई। जब बुजुर्ग को पता चला कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है तो उन्होंने उसे अपने घर में रहने का निमंत्रण दे दिया। इसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। बुजुर्ग के मार्गदर्शन में उसे किताबें पढ़ने का शौक लग गया। किताबों की दुनिया ने उसके सामने नए नए विचार खोल दिए। वह जीवन, इंसानियत और अपने अस्तित्व के बारे में सोचने लगा। लेकिन एक सवाल उसे हमेशा परेशान करता था, मैं आखिर हूँ कौन? वह अपनी धुंधली यादों को जोड़ने की कोशिश करने लगा। उसे बस इतना याद था कि चारों तरफ भयानक आग लगी हुई थी। वह जितना याद करने की कोशिश करता उतना ही एक नाम उसके दिमाग में गूंजने लगता, विक्टर। यही नाम बार बार उसके होंठों पर आ जाता। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनी और उसे सलाह दी कि अगर वह सच जानना चाहता है तो उसे बाहर निकलकर अपने अतीत की तलाश करनी होगी। यह बात उसके दिल को छू गई। अगले ही दिन वह अपने जवाब खोजने निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वह उसी पुराने महल तक पहुंच गया लेकिन वहां पहुंचकर वह स्तब्ध रह गया। कभी भव्य दिखने वाला महल अब पूरी तरह खंडहर बन चुका था। वह मलबे के बीच अपने अतीत के सुराग ढूंढने लगा। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली जो आग में पूरी तरह नहीं जली थी। उसने कांपते हाथों से उसके पन्ने पलटने शुरू किए और फिर उसकी पूरी दुनिया हिल गई। डायरी में लिखा था कि वह कोई सामान्य इंसान नहीं है। उसे अलग अलग लाशों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था। वह एक कृत्रिम जीव था, एक ऐसा प्राणी जिसे दुनिया शायद कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये सच जानकर उसका दिल टूट गया। उसे खुद से घृणा होने लगी। उसने सोचा कि वह ये दर्द अपने सबसे अच्छे दोस्त उस बुजुर्ग इंसान के साथ साझा करेगा। लेकिन जब वह वापस लकड़ी के घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। घर का दरवाजा खुला हुआ था और बाहर दो खूंखार भेड़िए घूम रहे थे।
थे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पूरी ताकत से घर के अंदर दौड़ा। तुरंत भेड़ियों का झुंड उस पर टूट पड़ा। वे उसके शरीर को नोचने और काट। बुजुर्ग की हालत बहुत खराब थी। उन्हें देखकर प्रयोग से बने इंसान की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा कि अब अपने सबसे बड़े राज को छिपाने का कोई मतलब नहीं। कांपती आवाज में उसने सब सच बता दिया। उसने कहा कि वह कोई इंसान नहीं है, वह अलग अलग लाशों के टुकड़ों से बनाया गया एक जीव है, एक ऐसा प्राणी जिसे दुनिया हमेशा राक्षस और डरावना दानव समझेगी। ये सुनने के बाद भी बुजुर्ग के चेहरे पर डर नहीं आया। उन्होंने उसे उसी अपनापन और प्यार से देखा जैसे पहले देखते थे। लेकिन कुछ ही क्षण बाद उन्होंने आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। अपने इकलौते दोस्त को खोकर वह पूरी तरह टूट गया। वह अभी अपने दुख में डूबा ही था कि तभी परिवार के बाकी लोग वापस लौट आए। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर का दृश्य देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बुजुर्ग खून से लथपथ पड़े थे और उनके पास एक विशालकाय डरावना दिखने वाला जीव खड़ा था। किसी ने यह नहीं देखा कि बाहर मरे हुए भेड़िए भी पड़े हैं। किसी ने यह समझने की कोशिश नहीं की कि असल में हुआ क्या था। सबने तुरंत फैसला कर लिया कि इसी राक्षस ने बुजुर्ग की जान ली है। गुस्से में उन्होंने बंदूकें निकाल लीं और उस पर गोलियां बरसाने लगे। वह बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन लगातार लगती गोलियों से उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगी। आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा कि अब उसकी कहानी खत्म हो गई। उसे लगा कि वह भी अपने दोस्त की तरह मौत की नींद सो जाएगा। लेकिन जब रात हुई तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसका शरीर फिर से ठीक होने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। वह एक बार फिर जिंदा था, लेकिन अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। दुनिया में उसका इकलौता दोस्त मर चुका था। चारों तरफ सिर्फ अकेलापन, दर्द और खालीपन था। इसी गहरे अंधेरे में उसके मन में एक विचार आया, अगर वह अपने जैसा किसी और को पाले तो शायद उसकी जिंदगी फिर से बदल सकती है, और इसके लिए उसे अपने निर्माता विक्टर को ढूंढना होगा। वह तय कर चुका था कि इस बार वह विक्टर से अपने लिए एक साथी की मांग करेगा। उधर दूसरी तरफ विक्टर एक भयानक सपने से घबराकर जाग उठा। तभी उसके छोटे भाई ने याद दिलाया कि शादी का समारोह शुरू होने वाला है। विक्टर जल्दी जल्दी तैयार हुआ। अपनी कृत्रिम टांग पहनकर वह एलिजाबेथ से मिलने पहुंचा। उसने कहा कि अब वह अतीत को पीछे छोड़ चुका है और दिल से चाहता है कि एलिजाबेथ और विलियम की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहे। लेकिन एलिजाबेथ उसकी बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। उसे लगा कि विक्टर सिर्फ दिखावा कर रहा है। गुस्से में उसने विक्टर को जमकर खरी खोटी सुनाई और एक जोरदार थप्पड़ भी मार दिया। बेइज्जती से तिलमिलाया विक्टर गुस्से में अपने कमरे में लौट आया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। उसके सामने वही प्रयोग से बना इंसान खड़ा था। वह जिंदा था और इस बार सीधे विक्टर के घर तक पहुंच चुका था। उसने बिना किसी घुमावदार बात के अपनी मांग रखी। वह चाहता था कि विक्टर उसके लिए भी एक साथी बनाए, कोई ऐसा जो उसे समझ सके, कोई ऐसा जो उसे अकेला महसूस न होने दे। लेकिन विक्टर ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। यह देखकर प्रयोग से बने इंसान का गुस्सा फूट पड़ा। उसने विक्टर को पकड़कर जोर से दूर फेंक दिया। कमरे में जोरदार हंगामा मच गया। शोर सुनकर एलिजाबेथ तुरंत अंदर दौड़ी। जैसे ही उसने उस जीव को देखा, उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि दया दिखाई दी। वह खुश थी कि यह बेचारा अब भी जिंदा है। उसे लगा कि मौत ने एक बार फिर इस अभागे बच्चे को छोड़ दिया है। लेकिन तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। विलियम और बाकी लोग हथियार लेकर वहां पहुंच गए। कमरे का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। विक्टर ने तुरंत चिल्लाकर आरोप लगाया कि यही राक्षस एलिजाबेथ की मौत का जिम्मेदार है। विलियम ने बिना देर किए अपने भाई की बात पर भरोसा कर लिया और उस जीव पर हमला कर दिया। लेकिन ताकत के मामले में दोनों की कोई तुलना नहीं थी। कुछ ही पलों में विलियम बुरी तरह घायल हो गया। हालात बिगड़ते देख प्रयोग से बना इंसान वहां से निकल गया। वह अपने साथ एलिजाबेथ के निर्जीव शरीर को भी लेकर चला गया। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया और थोड़ी ही देर बाद गंभीर चोटों की वजह से विलियम ने भी आखिरी सांस ले ली। एक ही रात में कई जिंदगियां बिखर चुकी थीं और अब विक्टर और उसके द्वारा बनाए गए उस रहस्यमयी जीव के बीच की लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। विलियम भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सका। उसकी मौत के साथ ही खुशियों से भरी शादी एक भयानक शोक सभा में बदल गई। कुछ ही समय में विक्टर ने अपने सभी प्रिय लोगों को खो दिया। अब वह पूरी तरह अकेला रह गया था। उसके दिल में सिर्फ एक ही भावना बची थी, बदला। उसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने बनाए हुए उस जीव को खत्म करके ही दम लेगा। हाथ में बंदूक लेकर वह उसके पैरों के निशानों का पीछा करने लगा। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार वह एक सुनसान गुफा तक पहुंच गया। वहीं उसे वह जीव मिल गया। लेकिन जैसे ही दोनों आमने सामने आए, वर्षों से दबा गुस्सा फट पड़ा। उस जीव ने एक ही झटके में विक्टर को पकड़ लिया और इतनी जोर से मारा कि उसकी नाक बुरी तरह टूट गई। फिर भी उसने विक्टर को नहीं मारा, क्योंकि उसकी योजना कुछ और थी। उसने विक्टर की आंखों
में देखते हुए कहा कि मौत उसके लिए बहुत आसान सजा होगी। वह चाहता था कि विक्टर वही दर्द महसूस करे जो उसने पूरी जिंदगी झेला है। उसने कसम खाई कि वह एक भटकती हुई परछाई की तरह हमेशा उसके पीछे लगा रहेगा, उसे चैन से जीने नहीं देगा, उसे हर पल उसके पापों की याद दिलाता रहेगा। यह सुनकर विक्टर का गुस्सा और भड़क गया। उसने सोचा, एक राक्षस मुझे धमकी देगा। घायल शरीर और टूटी हालत के बावजूद उसने पीछा करना नहीं छोड़ा। लेकिन वह जीव भी अजीब खेल खेल रहा था। वह कभी पूरी तरह भागता नहीं था और कभी पूरी तरह रुकता भी नहीं था, बस इतनी दूरी बनाए रखता कि विक्टर उसका पीछा करता रहे, मानो वह किसी इंसान को नहीं बल्कि एक पालतू जानवर को घुमा रहा हो। यह बात विक्टर को अंदर तक जला रही थी और इसी तरह शुरू हुई एक ऐसी पीछा करने की कहानी जो कई वर्षों तक चलने वाली थी। समय बीतता गया, साल गुजरते गए। दोनों एक दूसरे का पीछा करते करते दुनिया के दूर दराज इलाकों तक पहुंच गए। आखिरकार यह खतरनाक सफर उत्तरी बर्फीले इलाकों तक जा पहुंचा। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तूफान और मौत जैसा सन्नाटा था। इतने वर्षों में विक्टर पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर उम्र और थकान साफ दिखाई देती थी। कई सालों से उसने सुकून की नींद नहीं ली थी। उसे हर समय डर रहता था कि कहीं वह जीव अचानक सामने न आ जाए। फिर एक दिन विक्टर को अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि अब निर्णायक मुकाबला बहुत करीब है। उसने तुरंत बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इकट्ठा किया। रात होते ही उसका अंदेशा सच साबित हुआ। वह जीव फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। बिना एक पल गंवाए विक्टर ने चाकू से हमला कर दिया, लेकिन इस बार हालत पहले जैसी नहीं थी। उस जीव की घाव भरने की शक्ति पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। घाव बनते और अगले ही पल गायब हो जाते। असल में इतने वर्षों तक विक्टर को मानसिक और शारीरिक पीड़ा देकर वह जीव लगभग संतुष्ट हो चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद अब इस कहानी का अंत कर देना चाहिए। इसीलिए उसने विक्टर को विस्फोटक जलाने के लिए उकसाया। अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ। पूरा इलाका कांप उठा। वह जीव भी विस्फोट की चपेट में आ गया। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा कि अब आखिरकार उसकी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन फिर उसके शरीर के टुकड़े दोबारा जुड़ने लगे। मांस और हड्डियां तेजी से वापस बनने लगी और देखते ही देखते वह फिर से पहले जैसा हो गया। अब वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी इस अनंत जिंदगी का आखिर मतलब क्या है, लेकिन उसके पास एक ही मकसद बचा था, विक्टर को उसके कर्मों की सजा दिलाना, क्योंकि उसी आदमी ने उसे बनाया था और फिर उसे ऐसी दुनिया में अकेला छोड़ दिया था जहां कोई उसे अपनाने वाला नहीं था। उधर विस्फोट की वजह से विक्टर पूरी तरह घायल हो चुका था। वह चलने फिरने की हालत में भी नहीं था। उसी समय वहां से गुजर रहे कुछ नाविकों ने उसकी जान बचाई और उसे अपने जहाज पर ले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद वह जीव भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। उसे देखकर जहाज का कप्तान जोश में आ गया। उसने ऐलान किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज इस राक्षस का अंत कर दिया जाएगा। तुरंत गोलियां चलनी शुरू हो गई। गोलियां उसके शरीर को चीरती चली गई। दर्द इतना भयानक था कि कोई सामान्य इंसान पल भर में मर जाता, लेकिन वह कोई सामान्य इंसान नहीं था। उसकी घाव भरने की शक्ति फिर सक्रिय हो गई। कुछ ही पलों में वह दोबारा खड़ा हो गया और फिर उसने पलटवार किया। उसकी ताकत के सामने नाविक टिक ही नहीं पाए। वह एक एक करके उन्हें उठाकर दूर फेंकने लगा। जहाज पर अफरा तफरी मच गई। कप्तान ने हालात बिगड़ते देख तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह जीव सीधे जहाज पर चढ़ आया था और जिस नाविकों को पूरा यकीन था कि इस बार राक्षस का अंत हो चुका है, लेकिन अगले ही पल उनका भ्रम टूट गया। वह जीव एक बार फिर खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, वह जहाज पर चढ़कर सबसे हिसाब चुकता करना चाहता था। यह देखकर नाविकों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत जहाज को उससे दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह जीव हार मानने वालों में से नहीं था। वह लगातार जहाज तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, मगर जहाज की बाहरी सतह बर्फ और पानी की वजह से बेहद फिसलन भरी थी। कई बार कोशिश करने के बाद भी वह ऊपर नहीं चढ़ सका। अब उसके अंदर का गुस्सा फटने लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर जहाज को धक्का देना शुरू कर दिया। अगले ही पल पूरा जहाज बुरी तरह हिलने लगा। नाविक इधर उधर गिरने लगे। कोई दीवार से टकराया तो कोई फर्श पर लुढ़क गया। कप्तान ये देखकर दंग रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई जीव इतना शक्तिशाली भी हो सकता है। उसे डर था कि अगर यह जारी रहा तो पूरा जहाज और उसमें सवार सभी लोग मारे जाएंगे। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने निशाना साधा और उस जीव के पास जमी बर्फ पर गोली चला दी। गोली लगते ही बर्फ टूट गई और वह जीव सीधे नीचे बने बर्फीले गड्ढे में जा गिरा। यह देखकर सबने राहत की सांस ली। सबको लगा कि इस बार वह निश्चित रूप से मर गया होगा, लेकिन विक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम उसे नहीं जानते। जिसे आग नहीं मार सकी उसे पानी भी नहीं मार सकता। फिर विक्टर ने कप्तान को उस जीव के जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने उसे बनाया और कैसे वही रचना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। कुछ समय बाद जहाज के बाहर से अजीब आवाजें आने लगी। सब लोग चौकन्ने हो गए, लेकिन कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही धड़ाम जहाज के अंदर कुछ टूटने की आवाज आई और अगले ही पल वह जीव फिर सबके सामने खड़ा था। उसे देखकर सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। इस बार उसने सीधे कप्तान की तरफ कदम बढ़ाए। कुछ ही सेकंड में उसने कप्तान को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी मौत आई है, लेकिन तभी विक्टर ने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और जोर से चिल्लाया, उसे छोड़ दो। अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो। तुम्हारा असली दुश्मन मैं हूँ।
ये सुनकर वह जीव रुक गया। उसने धीरे धीरे अपनी नजर विक्टर की ओर घुमाई। उसके सामने बैठा आदमी अब पहले जैसा नहीं था। वह बूढ़ा हो चुका था, थका हुआ, टूटा हुआ और लगभग मौत के दरवाजे पर खड़ा था। कुछ क्षणों तक वह चुपचाप उसे देखता रहा, फिर उसने कप्तान को छोड़ दिया। जहाज पर गहरा सन्नाटा छा गया। इसके बाद वर्षों से उसके दिल में जमा दर्द बाहर आने लगा। उसने बताना शुरू किया कि इन सालों में उसने क्या क्या सहा है। लोग हमेशा उससे डरते रहे, उसे राक्षस कहकर पुकारते रहे। जहाँ भी गया नफरत और हिंसा ही मिली। उसके पास घाव भरने की शक्ति जरूर थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे दर्द नहीं होता था। हर गोली, हर चोट, हर जलन उसे उतनी ही पीड़ा देती थी जितनी किसी सामान्य इंसान को देती। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके घाव भर जाते थे, लेकिन दर्द और यादें नहीं मिटती थी। वह अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाता गया, अपने अकेलेपन की बात, अपने टूटे सपनों की बात और उस प्यार की कमी की बात जिसके लिए वह पूरी जिंदगी तरसता रहा। ये सब सुनकर विक्टर का सिर शर्म से झुक गया। पहली बार उसे अपने किए हुए कर्मों का असली बोझ महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक जीव नहीं बनाया था, उसने एक ऐसी आत्मा को जन्म दिया था जिसे समझने और अपनाने की जिम्मेदारी भी उसी की थी, और उस जिम्मेदारी से भागकर उसने दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। विक्टर की आंखों में पछतावा साफ दिखाई देने लगा, और कई वर्षों में पहली बार दोनों के बीच नफरत की जगह एक अजीब सी खामोशी फैल गई। इतनी लंबी पीड़ा और संघर्ष के बाद आखिरकार उस जीव के दिल का बोझ हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि अब नफरत को पकड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। आखिरकार उसने अपने निर्माता, अपने पिता समान विक्टर को माफ कर दिया। दोनों की आंखों में अनगिनत भावनाएं थीं, पछतावा, दर्द, अकेलापन और वर्षों का बोझ, सब कुछ उस एक पल में समा गया था। फिर उस जीव ने आखिरी बार विक्टर के माथे को प्यार से चूमा, और उसी क्षण विक्टर ने अपनी अंतिम सांस ली। वह हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अपने निर्माता को खोकर वह जीव गहरे दुख में डूब गया। वह कुछ देर तक चुपचाप उसके पास बैठा रहा, फिर भारी मन से उसने अपने पिता को अंतिम विदाई दी। यह दृश्य देखकर जहाज के कुछ नाविक फिर से हथियार उठाने लगे। उन्हें लगा कि अब इस राक्षस को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन कप्तान ने तुरंत उन्हें रोक दिया। अब वह समझ चुका था कि उनके सामने सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि दर्द और अकेलेपन से टूटा हुआ एक जीव खड़ा है। उसी समय उस जीव की नजर चारों तरफ फैली बर्फ पर पड़ी। जहाज कई दिनों से बर्फ में फंसा हुआ था। अगर वह वहीं फंसा रहता तो जहाज पर मौजूद सभी लोग धीरे धीरे मौत के मुंह में चले जाते। ये समझते ही उसने बिना कुछ कहे जहाज की मदद करने का फैसला किया। वह बर्फ के बीच उतरा और अपनी पूरी ताकत लगा दी। कुछ ही देर में विशाल बर्फीली परतें टूटने लगी। जहाज धीरे धीरे आजाद होने लगा। आखिरकार एक जोरदार धक्का लगाते ही जहाज पूरी तरह बर्फ के जाल से निकल